हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो SCERT से 2025 में डीएलएड करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को परस्यू करने का क्या प्रोसेस है, हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डीएलएड आखिर क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। डीएलएड जो है वो 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम है और ये जो प्रोग्राम है ये वो बच्चे परस्यू करते हैं जो +2 के बाद प्राइमरी लेवल टीचर में जाना चाहते हैं। ठीक, डिप्लोमा प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है अभी, इस गलतफहमी में ना रहिए। जो आपको ये जानकारी दे रहा है उन चीज़ों से बचिए। डिप्लोमा प्रोग्राम अभी भी एग्जिस्ट करता है और इस कोर्स को परस्यू करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ही हैं जितनी पहले थी, तो ये प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि इस प्रोग्राम के साथ आप कोई दूसरा कोर्स परस्यू नहीं कर सकते। कई लोग कर लेते हैं, ग्रेजुएशन साथ में कर लेते हैं या इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ये कोर्स कर लेते हैं, तो आप अपने रिस्क पर कर रहे हो। NCTE अलाउड नहीं करता, या मैं यूँ कहूँ NCTE ने कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं निकाली है जो ये कहता है कि आप टीचिंग कोर्स के साथ कोई दूसरा कोर्स भी परस्यू कर सकते हो। डीएलएड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं दोस्तों। सिंपल सा क्राइटेरिया है, 10+2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, जिसमें आप कोई एक लैंग्वेज और 4 सब्जेक्ट ऐड करोगे। और अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हो तो आपके 45% मार्क्स भी हैं, तो भी आप लोग एलिजिबल हो। कुछ डाइट के कुछ 1 या 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर लैंग्वेज में पंजाबी या उर्दू लैंग्वेज भी ऑफर करी जाती है। अगर उसमें आप जाना चाह रहे हो तो याद रखिए 10th एंड 12th में आपके पास पंजाबी या उर्दू लैंग्वेज भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप बाकी अदर डाइट्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। दरियागंज या दूसरा जो इंस्टीट्यूट है उसमें भी एलिजिबल हो, बट उर्दू या पंजाबी लैंग्वेज आप नहीं पढ़ा सकते। ये एक स्पेसिफिक सा एडिशन था। इसके बाद बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। देखिए, दिल्ली डाइट में आप 2025 की हम बात कर रहे हैं तो 30 सितंबर 2025 तक आपकी मैक्सिमम एज 24 होनी चाहिए, 24 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को 5 साल तक का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी अदर कैटेगरीज के लिए मैक्सिमम एज 24 है एज ऑन 30 सितंबर 2025। अब बात करते हैं इसके फॉर्म आखिर निकलते कब हैं, उसके बाद हम एंट्रेंस एग्जाम और बाकी चीज़ों की बात करेंगे। इसके फॉर्म जनरली मई या जून के मंथ में निकलते हैं। +2 के जब एग्जाम्स हो जाते हैं उसके बाद इसके फॉर्म निकलते हैं। कई बार देखा गया है रिजल्ट से पहले फॉर्म निकल गए, कई बार रिजल्ट के बाद भी फॉर्म निकलते हैं। +2 में आपने एग्जाम्स दिए हैं, फॉर्म निकलते समय आपका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। बाद में करेक्शन वगैरह का टाइम दिया जाता है जिसमें आप अपने मार्क्स वगैरह अपडेट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ अब इसकी बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। एंट्रेंस एग्ज़ाम की दोस्तों बात करते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका दिल्ली और NCR के क्षेत्रों में होगा। फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस आपको देना होगा। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑब्वियसली एग्ज़ाम सेंटर में ही होगा। 150 क्वेश्चंस इसमें आते हैं और 150 मार्क्स का ही आपका एंट्रेंस होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आएगा। 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा जो कि कम्प्लीटली MCQ बेस्ड होगा। इसमें मतलब 4 क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के 4 आंसर्स होंगे, कोई एक आपको सही करना है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं होती और कम्प्लीटली आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के रैंक के बेस पर ही जो एडमिशन है वो होता है। अगर बात करें कौन कौन से सेक्शन होते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो हुए हैं इंडिया के अंदर रिसेंट ईयर्स में उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं इंडियन और इंटरनेशनल लेवल पर, उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, करंट इम्पोर्टेंट वर्ल्ड इवेंट, प्राइज़, अवार्ड्स, ये सब चीज़ें होती हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में, GK के सेक्शन में। फिर सोशल साइंस है, इसमें हिस्ट्री के 10 मार्क्स का होता है। टोटल 40 नंबर की सोशल साइंस है जिसमें हिस्ट्री 10 मार्क्स की है। उसके अलग अलग सेक्शंस हैं हिस्ट्री के टॉपिक्स वगैरह, फोर्सेस शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड और एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, अब्रॉड सर्वे ऑफ इंडिया हिस्ट्री, ये अलग अलग सेक्शन है। फिर पोल साइंस 10 मार्क्स की, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक, इसके अलावा और ज्योग्राफी हो गई आपकी, द अर्थ, इट्स शेप एंड साइज, ज्योग्राफी के अलग अलग सेक्शन हो गए। ठीक, फिर इकोनॉमिक्स हो गई, GDP, GND, GNP, HDI हो गया, सेक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी।
फिर आपकी साइंस हो गई 40 नंबर की, जिसमें 10 नंबर की फिजिक्स है, अलग अलग टॉपिक्स आप देख सकते हो फिजिक्स के। फिर केमिस्ट्री 10 मार्क्स की हो गई, बायोलॉजी 10 मार्क्स की हो गई। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, जिसका 10 मार्क्स का सेक्शन है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, और भी चीज़ें इसमें हैं। मैथमेटिक्स 10 मार्क्स की है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज वगैरह। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी है 30 मार्क्स की। इसमें आप लोग सेक्शन देख सकते हो, इंडियन एजुकेशनल एजेंसीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड रिगार्डिंग एजुकेशन वगैरह। फिर इंग्लिश और हिंदी का सेक्शन 20 नंबर का है, 10-10 मार्क्स का, ठीक है। इसमें इंग्लिश और हिंदी के बेसिक ग्रामर चीज़ें होंगी। टोटल 150 क्वेश्चंस आप लोगों के रहेंगे। और इसके अलावा जो डिटेल सिलेबस वेबसाइट पर मैंने आपको बताई दिया, लेवल जो होगा टेस्ट का क्लास 10th के लेवल का होगा, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन है वो 8th क्लास तक के लेवल के होंगे। तो अपनी एनसीईआरटी ज़रूर से प्लीज़ रीड कीजिए। लोग पूछते हैं सर पेपर के लिए कोई बेस्ट बुक्स बता दीजिए। भाई बेस्ट बुक एनसीईआरटी से अलावा कुछ नहीं है। आपको मैं दुनिया भर की किताबें बता दूंगा, उसमें आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, लेकिन जब तक आपका बेस एनसीईआरटी क्लियर नहीं होगा तो उन किताबों को पढ़ने का भी कोई लाभ नहीं है। तो एनसीईआरटी के अपने सारे चीज़ें क्लियर करिए, 9th 10th का, एटलीस्ट 8 9 10 तक का, तो आपको ईजिली ये पेपर आप लोग क्रैक कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि इसका एडमिशन प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है, डॉक्यूमेंट और फीस स्ट्रक्चर। सबसे पहला काम आपका ये होता है, जब आपके फॉर्म निकलेंगे आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसका भरना पड़ेगा, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल, डॉक्यूमेंटेशन, एकेडमिक डिटेल्स, कुछ अदर डिटेल्स, और आप लोगों को डाइट का प्रेफरेंस देना होता है। दिल्ली डाइट के अंदर कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं 8-9, और कुछ 20 के आसपास प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। इन टोटल लगभग 3000 सीट्स हैं इन सभी इंस्टीट्यूट को मिलाकर। और इन 3000 सीट्स में से जो 85% सीट्स हैं वो रिजर्व हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपनी क्लास 12th दिल्ली के किसी स्कूल से करी है, और बाकी की 15% सीट रिजर्व हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपनी क्लास 12 दिल्ली के बाहर के किसी स्कूल से करी है। तो ये 85:15 का रिजर्वेशन रेशो है दिल्ली और दिल्ली के बाहर के कैंडिडेट्स के लिए, ठीक। तो आप पहले स्टेप में फॉर्म भरोगे, अपना डाइट का प्रेफरेंस दोगे और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस भर दोगे, जो कि 500 रुपये की है अनरिजर्व के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये की फ़ी है। अब आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास है, यहाँ पे करेक्शन का टाइम दे देंगे, जिन बच्चों ने करेक्शन करनी है कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ। उस एंट्रेंस में आप अपियर होइए। एंट्रेंस से 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, सेंटर वगैरह, टाइमिंग वगैरह सभी कुछ मेंशन होगा। एंट्रेंस आ गया, एंट्रेंस का रिजल्ट आ गया, जिसमें बता दिया गया कि आपकी क्या रैंक है। अब उसके बाद रिजल्ट आने के बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपका पोर्टल है आपके डाइट के प्रेफरेंस को एडिट करने के लिए, वो दोबारा से ओपन होगा। आपके पास रैंक आ गई। नाउ यू मे डिसाइड कि क्या आपको प्रेफरेंसेस में कोई मॉडिफिकेशन करनी है या नहीं। करनी होगी तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज सिलेक्टेड भी। वो आप जब कर लोगे मॉडिफिकेशन, उसके बाद फिर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। या मॉडिफिकेशन आपने नहीं करी कोई बात नहीं, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब दिल्ली डाइट के जनरली 3 राउंड्स होते हैं। 3 राउंड के बाद फिर वो स्पॉट काउंसलिंग होती है। स्पॉट काउंसलिंग के बाद फिर दोबारा से नॉर्मल राउंड शुरू हो जाते हैं, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहला राउंड का रिजल्ट आया। अब पहले राउंड के रिजल्ट आने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ जी आपको ये डाइट अलॉट हुआ है। अब फर्स्ट राउंड में 2-3 कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं। पहला कैटेगरी वो जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो वो तो डायरेक्टली सेकंड राउंड का वेट करेगा। दूसरी कैटेगरी वो जिनको सीट अलॉट हुई है और वो सीट से सेटिस्फाइड है। और तीसरी कैटेगरी वो जिनको सीट अलॉट हुई है बट ही और शी इज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर अलॉटेड सीट। तो जो ये दोनों कैटेगरी के बच्चे हैं, यानी कि जो सेटिस्फाइड है या अनसेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, तो इन्हें क्या करना है, जो भी सीट अलॉट हुई है उसके रिगार्डिंग पार्ट एकेडमिक फ़ी पे करनी होगी, जो कि 3600 रुपये की होगी। ये पार्ट एकेडमिक फ़ी आपकी एक्चुअल एडमिशन फ़ी जो होगी उसमें एडजस्ट होगी, वो आपको पे करनी होगी विद इन टाइम बाउंड। जो भी आपको टाइम बाउंड दिया जाएगा फर्स्ट राउंड के अंदर, उस टाइम के अंदर फ़ी पे करने के बाद उसका फ़ी का प्रिंट आउट निकालो, जो अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन आया उसका प्रिंट आउट निकालो, और सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो गए, आपका फोटोग्राफ, 10th 12th की मार्कशीट, कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट। अच्छा, रिजर्व कैटेगरी में खासकर ओबीसी में
ओबीसी का डॉक्यूमेंट 1 साल पुराना चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो उसका डॉक्यूमेंट चलेगा, ईडब्ल्यूएस है तो उसका डॉक्यूमेंट चलेगा, और मेडिकल फिटनेस का भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर द्वारा साइन किया हुआ, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब डॉक्यूमेंट चलेंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट, और जो आपने अभी फर्स्ट राउंड में पार्ट एकेडमिक फ़ी पे करी है या अलॉटमेंट लेटर है, इन सब का प्रिंट आउट लेकर आप जाओगे जहाँ पर भी आपको सीट अलॉट हुई है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाओगे, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे आप लोग। उसके बाद देन यू हैव टू डिसाइड कि क्या आपको सीट को फ्रीज करना है या अपग्रेड करना है। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज कर लोगे सीट को, और सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपग्रेड कर लोगे और नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे। याद रखिएगा, जिसको किसी राउंड में सीट अलॉट हुई है और वो उससे डिससेटिस्फाइड है, तो नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए उसको जिस भी राउंड में सीट अलॉट हुई है वहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी पार्ट एकेडमिक, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो नेक्स्ट राउंड में जा सकता है। अगर आपने कोई भी एक्टिविटी मिस कर दी, यानी कि फीस भर दी लेकिन वेरीफाई नहीं करवाया डॉक्यूमेंट, या फीस ही नहीं भरी, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे, आपको फिर स्पोर्ट काउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को भी याद रखें। तो ये टिपिकल का प्रोसेस होता है आप लोगों का काउंसलिंग होने के बाद। ना डॉक्यूमेंटेशन को एक बार ठीक से समझ लेते हैं। आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा, काउंसलिंग के टाइम पे बता रहा हूँ। 10th 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक है। 12th का प्रोविजनल है तो वो भी लगा दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मार्कशीट या सर्टिफिकेट एक ही बात होती है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, खासकर 10th क्लास के बच्चों को, मतलब जो 10th क्लास का इशू है। ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा आपका मेडिकल डॉक्टर द्वारा फिटनेस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा आप लोगों को, और किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आप लोगों को। ये बेसिक डॉक्यूमेंट हैं। और इसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म डाइट का है उसका प्रिंट आउट, जो डाइट की पार्ट एकेडमिक फ़ी पे करी है उसका प्रिंट आउट, और जो आप लोगों ने प्रोविजनल अलोकेशन लेटर आता है किसी भी राउंड में आपका एडमिशन हुआ उसका प्रिंट आउट। ये सारे प्रिंट आउट आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर चाहिए होंगे, ठीक। तो आपका वेरिफिकेशन आपने करवा लिया, सीट फ्रीज कर ली, अपग्रेड कर ली। अगर अपग्रेड करिए तो नेक्स्ट राउंड आएगा। नेक्स्ट राउंड में क्या होता है, अगर आपको सेम कॉलेज अलॉट होता है तो दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा से डिसाइड करो कि आपको अपग्रेड करना है या फ्रीज करना है। और यदि नेक्स्ट राउंड में दूसरा कॉलेज अलॉट हो रहा है, वहाँ पर फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए दोबारा जाना पड़ेगा। देन अगेन यू हैव टू डिसाइड कि आप इससे भी सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, वो चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी, ठीक। तो ये इस तरीके का एडमिशन प्रोसेस चलता है आपका 2-3 राउंड में। अब थर्ड राउंड के बाद यूनिवर्सिटी या SCERT ये बोलता है कि अब स्पोर्ट काउंसलिंग आएगी। अगर आपको स्पोर्ट काउंसलिंग में भी जाना है तो थर्ड राउंड में आपको ऑनलाइन अपना अप्रूवल देना पड़ेगा, और स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल अलग से पे करने होंगे। अगर आपको स्पोर्ट काउंसलिंग में नहीं जाना, थर्ड राउंड में ही एडमिशन आपको संतुष्ट करना है, सीट को फ्रीज कीजिए और अपना एडमिशन अपना कंफर्म कीजिए, ठीक। और जिसको किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, ना तो 1 में हुई, ना 2 में, ना 3 में, वो स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए ऑब्वियसली एलिजिबल है, बट उसकी फ़ीस अलग से पे करनी होती है। फिर वो स्पोर्ट राउंड के 3-4 राउंड आते हैं, उसमें आपका एडमिशन प्रोसेस इसी तरीके से चलता है। अब लास्टली फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट डाइट की फ़ीस 1 साल की लगभग 10,000 रुपये है। प्राइवेट डाइट की फ़ी 1 साल की लगभग 37,500 रुपये है। ये जो मैंने फ़ी आपको बताई है क्वार्टरली पे होती है, हर 3 महीने में आपको ये फ़ी पे करनी होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट डाइट जो है इसमें लगभग 1000 सीट्स हैं, प्राइवेट डाइट जो है इसमें लगभग 2000 के आसपास सीट्स हैं। जितना अच्छा आप स्कोर करोगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको गवर्नमेंट डाइट अलॉट हुआ। और एक चीज़ याद रखिएगा, प्रेफरेंस, काफ़ी लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस उतने ज़्यादा नहीं देते। 5 प्रेफरेंस देके लॉक कर देंगे, 6 प्रेफरेंस देके लॉक कर देंगे, ऐसा मत कीजिए। प्रेफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, और ऑब्वियस सी बात है जब आपका रिजल्ट आ जाता है, रैंक आपको पता चल जाएगी, उसके बाद प्रेफरेंस में मॉडिफिकेशन का भी टाइम आता है, तो उसमें भी सोच समझ के डिसाइड कीजिए कि क्या आपको मॉडिफिकेशन करनी है आपके रैंक के हिसाब से या नहीं, सो दैट आपको डाइट अलॉट होने में आसानी हो, ठीक है। तो यही कुछ प्रोसेस होता है दोस्तों SCERT दिल्ली डाइट के एडमिशन प्रोसेस का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।